हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बर्मा को अपने कंट्रोल में लिया, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर से कंक्लूड होता है, जहां पे हम देखेंगे कि क्यों आखिर ये वॉर करनी पड़ी और किस तरह से कंक्लूड करते हैं, उनके बारे में हम कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, जब भी हमें किसी को समझना है ना, तो उससे पहले उसका बैकग्राउंड जानना होगा। इसी तरीके से हम बर्मा को समझे तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर बर्मा ही क्यों, ठीक है, जो आज का म्यांमार वाला रीजन है, आखिर वही क्यों, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे एक एक वॉर क्यों होती है, क्या रीजन रहे उसके। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1816 का पीरियड, जिसमें हम देखते हैं कि नेपाल का इन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 1818 यहां पे मराठास ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से जो डोमिनेशन है वो पूरे का पूरा इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का है। अब इनके दिमाग में दो डायरेक्शंस है, क्या कि भाई देखो, अब आपके पास में जब आप कोई काम कर रहे हो, आप पूरा काम निपटा चुके हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब मुझे अगला क्या काम करना चाहिए। वैसा ही सेम थिंकिंग ये लेके चल रहा है कि हमने मराठास को खत्म कर दिया, नेपाल वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये देखते हैं, एक इनको दिखता है नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, जहां पे इन्हें देखने को मिलता है अफगान, जहां पे ये देखते हैं सिंध को, जहां पे ये देखते हैं पंजाब को, कि हमें इनकी तरफ जाना चाहिए, या फिर दूसरा स्टेप इनको दिखता है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, जहां पे ये कंट्रोल बनाना चाहते हैं आसाम में। अब इनके सामने दो रास्ते हैं, या तो ये इस तरफ चले जाएं या फिर ये इस तरफ चले जाएं। किधर जाएं, पहला पॉइंट तो यही है ना। और वो भी सोच समझ के जाना चाहिए कि हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि ये वाला रीजन है, अभी फिलहाल के लिए यहां पे इतना ज्यादा कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस यहां पे नहीं है, तो हमें यहां पे वेट एंड वॉच की पॉलिसी को यूज करना चाहिए। वेट एंड वॉच, ठीक है। थोड़े टाइम रुकते हैं, देखते हैं कि इधर किस तरीके की एक्टिविटी होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि इधर क्या करना चाहिए। तो यहां पे हमें कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब हमें यहां डिप्लोमेट्स भेजने चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में अपने डिप्लोमेट्स भेजना शुरू किए, पंजाब में, सिंध में, अफगान में, और वहां पे एक्टिविटी क्या हो रही है उसको जानने की कोशिश की, ठीक है। उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, क्योंकि ये बंगाल तक तो बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठे बंगाल में, तो बंगाल के आगे आसाम है और आसाम के आगे हमारे पास में बर्मा है। अब ध्यान से सुनना और समझना, बर्मा क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करने की। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है, बड़ा बनाना है। इसका फोकस यहां पे है। क्यों है? क्योंकि देखो, बंगाल ये वाला रीजन है, यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच चुकी है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई है, और इस जगह पे एक टेरिटरी है जिसका नाम है चिटगोंग, चिटगोंग, जहां पे शिप बिल्डिंग होती है। और ये टेरिटरी बर्मा चाहते हैं कि ये मेरे हाथ में आ जाए, उसके लिए इसको एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? यहां से बर्मा चाहता है कि उसका एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन के लिए वो इस टेरिटरी को चाहता है ताकि वो बंगाल वाली टेरिटरी को कैप्चर कर पाए, ठीक है। इस वजह से ये एक्सपेंशन करेगा, और यहां पे बंगाल में जो कि ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, तो वो चाहेगी कि भाई उनकी टेरिटरी किसी और के हाथ में ना जाए, ठीक है, यहां पे कोई एक्सपेंशन करते हुए ना आए। ये रीजन रहा कि इनको नॉर्थ ईस्ट में, कि भाई हमें नॉर्थ वेस्ट नहीं देखना, नॉर्थ वेस्ट में तो जो बैठा है ना उसको थोड़ी देर के लिए रोको, वहां पे डिप्लोमेट्स भेजो, वहां पे एक्टिविटी समझिए कि क्या चल रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट को पहले कंट्रोल करते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी क्या हो रहा है, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया? तो हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। आपको समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है?
तो बर्मा की तरफ फोकस क्यों हुआ, आपको पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर फोकस करना, पूरी चीजें सारी की सारी कहानी की तरीके से चलेगी, एक एक पॉइंट। ठीक है, देखो यहां पे बैठा है बंगाल, और बंगाल में बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं असम के साथ में, और असम आगे है म्यांमार, जिसको हम बर्मा बोल रहे हैं, बर्मा के साथ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कुछ इस तरीके से आप इसको अज्यूम कीजिए। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, जिसका रीजन जो चिटगोंग आज के टाइम में जो बांग्लादेश में है, जहां पे शिप बिल्डिंग हो रही है, वो यहां पे है। ठीक है, वो इस टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करेंगे। आसाम में एक डायनेस्टी है जिसका नाम है अहोम डायनेस्टी। यहां पे अहोम डायनेस्टी है, इसका रूलर है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि बर्मा से लोग आ रहे हैं, वो आके इस टेरिटरी को कैप्चर करने लग रहे हैं, धीरे 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 इनको अपना बनाने लग रहे हैं कि भाई देखो हमारी हेल्प करो, हेल्प करो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको जबरदस्ती एक्सपेंशन करेंगे, आपको अपना बनाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोच रही है कि ये आसाम में अपना इन्फ्लुएंस बना पाए। ठीक है, अगर ये अपना आसाम में इन्फ्लुएंस बना पाएंगे तो बहुत आसान से इनकी टेरिटरी में एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद एक्सपेंशन करना चाह रही है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब क्या होगा, ये इधर जाने की सोचेंगे, ये इधर जाने की सोचेंगे। अब दोनों तरफ से जो यहां पे जो रूलर बैठा है, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी होगी कि भाई एक तरफ से तो हमारे पास में बर्मीज आ रहे हैं, दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और मुझे किसी न किसी की एक की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि दूसरे को मैं डिफीट कर पाऊं। पॉइंट क्लियर है? अगर यदि ये बंदा दोनों से लड़ने लगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ना ये इनसे लड़ पाएगा, ना ये इनसे लड़ पाएगा। एक टाइम पे दो फ्रंट ओपन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अहोम डायनेस्टी का जो रूलर वो पहुंच जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई देखो आप हमारी हेल्प कीजिए, यहां पे बर्मीज है जो हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं, हमारी टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए और हमारी टेरिटरी को बचाइए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो एक मौका चाहिए कि वो कैसे भी करके इनको अपने फेवर में लेके आए, और यहां पे गवर्नर बैठे हुए हैं जिनका नाम है लॉर्ड आर्महर्स्ट। लॉर्ड आर्महर्स्ट जो कि 1820s के पीरियड में बैठे हैं। 1820s में एक गवर्नर आते हैं जिसका नाम है लॉर्ड आर्महर्स्ट। ठीक है, कहां बैठे? बंगाल वाले रीजन में। इन्होंने जब इनका ऑफर लिया तो इन्होंने कहा ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और आपके साथ में खड़े हैं, आपका फेवर करेंगे, हम आपको इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप चाहते हो इंडिपेंडेंट रहना, हम आपको इंडिपेंडेंट रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारी हेल्प करोगे, अगर बर्मा ने आपके ऊपर अटैक किया तो वो आपको कैप्चर कर लेगा, लेकिन अगर हमारे साथ में आप रहोगे तो हम आपको इंडिपेंडेंट रखेंगे। इस तरीके के झांसे इनको दिए गए और ये उस फेवर में आ गए। पॉइंट क्लियर है? तो अहोम डायनेस्टी किसके फेवर में आ गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यहां से दोनों मिलते हैं और दोनों ने मिलकर यहां पे बर्मा पे अटैक किया। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? यहां पे इन्होंने बर्मा को पूरी तरीके से हरा दिया, डिफीट किया। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें यहां ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस आसाम, ये दोनों मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास बर्मा है। ये है कहानी। ये जीत गए और ये हार गए। अब इनके काम तो एक ही था, इनका तो यही काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एक ही काम था कि जो भी हारता है उसके सामने तुरंत लाके कागज रख देते हैं, ब्लैंक पेज लेके आते हैं, उनके ऊपर कहते हैं कि आप साइन कीजिए, लो ये आपके सामने ये रख दिए। ऐसा ही सेम काम यहां पे होता है बर्मा के साथ में। और यहां हमें देखने को मिलती है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर से हमें देखने को मिलती है एक ट्रीटी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ यानदबू। ट्रीटी ऑफ यानदबू। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या बोला गया बर्मा को
अब ध्यान से सुनना और समझना। पहली चीज तो ये बोली गई कि आप आज से हमारे एलाई हुए, आज से जो भी एक्टिविटी बर्मा में हो रही है उसके साथ में मिलके, हमारे साथ में मिलके हमारे साथ काम करोगे, हमें इंफॉर्मेशन दोगे कि हमारी टेरिटरी में ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। हमारे साथ मिलके अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि आप आसाम वाला जो रीजन है इसको छोड़ के चले जाओगे। आसाम वाले रीजन में यहां पे मणिपुर भी आ रहा है, जयंतिया भी आ रही है एंड सो ऑन। पूरा रीजन जो भी टेरिटरी में आप, छाछर वाला रीजन है, जयंतिया है, ठीक है, और मणिपुर है, सारी टेरिटरी को आप लीव आउट कर दोगे। आप अब से यहां पे दिखने नहीं चाहिए। बोले ठीक है भाई, क्योंकि हारे हुए हैं तो ऑब्वियस है कि उनको मानना पड़ेगा उस चीज को। तो इन्होंने ये बोला कि आपको आसाम छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से इन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए का आपको कंपनसेशन, एज ए कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। बोले 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन, भाई साहब इतने तो है नहीं। बोले वो तो करना पड़ेगा। आपने जबरदस्ती यहां पे आसाम पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश की है तो इसके एवज में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि लुटेरे हैं, ठीक है, तो पैसे लूटना इनका काम है। तो यहां से ये इस तरीके की ट्रीटी करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यानदबो। पॉइंट क्लियर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ये एक को तो छोड़ेंगे नहीं, इनके साथ में कौन बैठा है, आसाम बैठा है। अब इनकी नजर इस पे आती है कि भाई ये रूलर कह रहा है कि मैं तो इंडिपेंडेंट रहूं, अब इसको इंडिपेंडेंट भी करना है, ठीक है। इस ट्रीटी में एक पॉइंट और बोला इन्होंने कि आपका कुछ टेरिटरी, सम टेरिटरी जैसे अराकन हो गया, ये टेरिटरी हमें दीजिए। कुछ टेरिटरीज जो आपके बर्मा की है वो टेरिटरीज हमारी होंगी, ताकि हम उसमें अपना इन्फ्लुएंस बना सके, धीरे धीरे इस टेरिटरी को पूरा कैप्चर कर पाए। देखो ये कभी भी ऐसा नहीं था कि पूरे का पूरा पार्ट एक साथ ले लेते थे, ये छोटा छोटा, जैसे एक वो आपने देखा होगा, हम जब भी खाना खाते हैं, जब हमारे हाथ में कोई रोटी है तो हम ऐसा नहीं कि पूरी रोटी को एक साथ खा जाते हैं, छोटी छोटी बाइट करके उनको खाते हैं, ठीक है, और इस तरह से पूरी रोटी खाई जाती है। उसी तरीके का ये कुछ खेल खेलते थे, जहां पे ये ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरी टेरिटरी को एक साथ में कैप्चर कर लिया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कैप्चर करना शुरू करते थे, वहां अपना इन्फ्लुएंस बनाते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी टेरिटरी को कैप्चर करते थे, ठीक है। वही काम यहां कर रहे हैं इन्होंने। पूरी की पूरी जो बर्मा जो टेरिटरी है उसको पूरा एक साथ कैप्चर नहीं किया, पार्ट्स में। पहले इन्होंने छोटा पार्ट ले लिया, फिर हम देखेंगे सेकंड बर्मीज वॉर देखेंगे, उसमें कुछ और टेरिटरी लेंगे, थर्ड में पूरी तरीके से एनेक्सेशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आसाम में ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अब इंडिपेंडेंस दे भी नहीं सकते, भाई देखो जीतता है, और ये खुद वहां तक जाना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि देखो आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम आपको इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन यहां पे जो रूलर होगा, अब से वो रूलर हम ऐसा बिठाएंगे जो हमारी बातों को फॉलो करे, हमारी बातें माने, हमारा पपेट होना चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, तो वो पपेट किसको बनाए, तो बोले वो पपेट हम बनाते हैं पुरंदर सिंह को। किसको बनाया, पुरंदर सिंह। इन्होंने एक वहां पे रूलर बनाया जो आसाम में अहोम किंगडम है उसको रूल कर पाए, जो पपेट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट इज नोन एज पुरंदर सिंह। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, अब हमारे पास में कुछ इस तरीके की कहानी हमारे पास चलती रहती है। ये आसाम की तरफ चले जाते हैं क्योंकि इनका काम था एक्सपेंशन करना। बंगाल में ये ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बंगाल से अभी आसाम में चले गए। जब ये आसाम में जाते हैं और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ यानदबू, तो इसके बाद 1828 में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे आसाम में बढ़ा रही है। वहां से बर्मीज तो चले गए, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्मा की तरफ, सॉरी आसाम की तरफ जा रही है। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है कि भाई ये बाहर से ये गोरे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक है।
तो इनको रजिस्ट करने के लिए यहां पे एक बंदे खड़े होते हैं जिनका नाम है गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर करके। ठीक है, 1828 में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई हम नहीं सहन कर पाएंगे, ये चीज हम सहन नहीं करेंगे। आप इधर आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हो, क्यों? यहां से निकलिए, आपका यहां पे कोई काम नहीं है। हम जैसे चलाएंगे वैसे रहेंगे, जैसे रहना चाहेंगे वैसे रहेंगे। यहां पे कोई तीसरे थर्ड पर्सन की किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस हमें पसंद नहीं है। अब ये चीज कैसे पसंद कर पाए? क्योंकि बंगाल में वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वहां पूरी टेरिटरी इनके कैप्चर में, तो वो इस रिवोल्ट को क्या सहन करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने इस रिवोल्ट को 1838 में पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। क्या किया? सप्रेस। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब जो बंदा आसाम वाले रीजन में बैठा है, क्या वो यहीं तक रुकेगा? वो चाहेगा कि पूरे का पूरा आसाम, कंप्लीट आसाम इनका हो जाए। उसमें नागाज भी है। अब ये चीज नागाज पसंद नहीं कर रहे। नागाज फिर उठे, इन्होंने कहा कि भाई बाहर निकालो, इन्हें बाहर निकालिए यहां से, यहां बैठने नहीं चाहिए। तो नागाज ने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया, इनको यहां से भगाने की कोशिश की। ठीक है, तो 1850s का जो टाइम पीरियड आता है, फिर आता है हमारे पास 1850s में। अगर हम बात करते हैं 1850s की, ठीक है, 1850s में, ठीक है, इस दौर में आ जाते हैं यहां पे लॉर्ड डलहौजी करके। लॉर्ड डलहौजी ये क्या करेंगे? इन्होंने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो नॉर्थ ईस्ट में बैठी है, ठीक है, वहां पे नागाज है, वो इनको रिवोल्ट कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट खड़े, इनके अगेंस्ट मारपीट कर रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना होगा जिससे बर्मा पे अपना इन्फ्लुएंस और बना सके, बर्मा को अपने कंट्रोल में ला सके, ताकि बर्मा पे जब हमारा इन्फ्लुएंस होगा, बर्मा को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तो धीरे धीरे आसाम को और ज्यादा अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने ब्लेम करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करनी शुरू कर दी एक तरीके से। किसको? बर्मा को। भाई बहाना चाहिए ना। जैसे मान लो सपोज करो, आपको अगर किसी के साथ में दो दोस्त बैठे हैं, ठीक है, आप चाहते हो कि उसके साथ में लड़ाई हो, तो कुछ तो बहाना होगा ना उसके साथ में। आप ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती दोनों हंस रहे हो, बात कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत हंसते हंसते बात करते करते और उसका गला पकड़ लोगे। आपको कोई तो एक्सक्यूज चाहिएगा ना जिसको लेके आप दोनों में बहस कर सकते हो। ठीक है, ऐसा यहां पे डलहौजी सिर्फ ये वेट कर रहा है कि मैं कोई एक ऐसा बहाना ढूंढ लूं जिसका यूज करके मैं बर्मा पे अपना इन्फ्लुएंस बना सकता हूं। और उसने क्या किया? उसने बर्मा को कंप्लेन करना शुरू कर दिया। क्या? कि भाई देखो, हमारे आपके साथ में रिलेशन है, हमारे आपके यहाँ पे कुछ रेजिडेंट्स रहते हैं, हमारे यहाँ से ट्रेडर्स जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और ट्रेडिंग में रबड़ लेके आ रहे हैं, वहाँ पे लकड़ी अच्छी होती है तो वो लकड़ी लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पे हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि बर्मा में, क्योंकि बर्मा हमारा एलाई है, तो हम बर्मा पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे रेजिडेंट्स रहते हैं वहाँ पे, हमारे ट्रेडर्स वहाँ जाते हैं, और वो फ्री माइंड से जाते हैं कि बर्मा हमारी टेरिटरी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको अपना समझते हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ में इल ट्रीटमेंट किया जाता है। बोले नहीं भाई, हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। बर्मा के रूलर ने कहा, बोले हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं है जैसा आप हमारे ऊपर कह रहे हो कि भाई यहाँ आपके लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट होता है। बोले नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता, होता है ऐसा। बोले अच्छा ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं था, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो होता होगा। तो बोले आप कंट्रोल कीजिए। अब कंट्रोल जब होगा ना, जब कोई एक्चुअल में हो रहा होगा, इनको तो बहाना चाहिए था। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए 1852 लॉर्ड डलहौजी ये कहते हैं कि भाई बर्मा को अब खत्म करना होगा। ठीक है, इसको अपने फेवर में लाना होगा। इसके एवज में होती है हमारे पास में एंग्लो बर्मीज वॉर, और ये कौन सी है? सेकेंड।
पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यहां से होती है एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है। इसी में इन्होंने एनेक्सेशन करना शुरू किया। कुछ टेरिटरी तो ये पहले ले चुके हैं। अब इसके बाद में जैसे ये वॉर होती है तो यहां पे पूरी तरीके से बर्मा की और कमर तोड़ दी। पूरी तरीके से ये सोच रहे हैं कि अब कैसे कैसे वो टेरिटरीज ले ले जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जहां से ज्यादा रिसोर्सेज आते हैं। तो इन्होंने बर्मा का एक टेरिटरी देखा, साउथ टेरिटरी, साउथ बर्मा में, जिसका नाम है पेगो। इन्होंने कहा कि ये वाली टेरिटरी हमारी होगी। सेकेंड बर्मा वॉर में बोल दिया कि ये वाली टेरिटरी अब हमारी। अब बर्मा और टूट चुका है, क्योंकि भाई धीरे धीरे करके उनकी टेरिटरी थी वो टेरिटरी जा रही है। जो ट्रीटी की थी कि भाई आप हमारे एलाई रहोगे, एलाई तो कहीं बचे ही नहीं। इनको तो मौका मिलता है तो अटैक कर देते हैं, मौका मिलता है तो अटैक कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके की एक्टिविटी यहां पे हमें देखने को मिलती है। और ये पूरी तरह से यहां हम देखते हैं कि आसाम पे अपना कंट्रोल बनाते जा रहे हैं और आसाम को अपना फेवर में ले आए। 1874 इस पीरियड में इन्होंने आसाम को अपना पार्ट बना दिया और डिक्लेयर कर दिया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। और नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भाई ब्रिटिशर्स हमारा इन्फ्लुएंस, हमारी टेरिटरी में इन्फ्लुएंस बनाते जा रहे हैं। वो पसंद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि भाई आप अब से पूरी तरीके से चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो गए हो, ठीक है। तो यहां पे एक बंदा आता है 1880s में, हमें देखने को मिलता है लॉर्ड डफरिन करके, लॉर्ड डफरिन। और ये क्या है? वाइसरॉय। ये है, ये आया, इसने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई अब जो बर्मा कुछ टेरिटरी छोटा सा रह गया, क्योंकि पहले अराकन वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। अब साउथ बर्मा का पार्ट है वो भी ले लिया इन्होंने, तो छोटा सा बर्मा रह गया। बोले यार ये कब तक जिंदा रहेगा, इसको लो ना, अपनी टेरिटरी बनाओ ना, इसको पूरा इंडिया वाला पार्ट है इसको बड़ा बनाओ, पूरी टेरिटरी हमारी होनी चाहिए। कहाँ बर्मा कर रहे हो, अपना बनाइए। क्योंकि इनको ये चीज यहां से इसलिए दिख रही थी कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी जो उठ के आ रहे थे, इनके लिए वो उठा के बर्मा में फेंक देते थे। जैसे हमने देखा 1857 में जो रिवोल्ट होगा, तो वहां से जितने भी, जैसे खान बहादुर हो गए और बहुत सारे ऐसे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करते हैं, उनको उठाते बर्मा में भेज देते, उठाते बर्मा में भेज देते। तो इनके लिए वहां पे सजा देना, काला पानी की सजा देना बहुत आसान हो रहा था, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि बर्मा अब पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहाना ढूंढा, और वो बहाने में क्या देखा, इन्होंने देखा कि बर्मा कोशिश करने लग रहा है फ्रेंच को बुलाने की। बर्मा फ्रेंच को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं, क्यों? हमारी तो फ्रेंच से पहले ही नहीं बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के तो पहले 36 का आंकड़े। अब इनको ये खबर मिली कि बर्मा में जो रूलर है, जो बंदा बैठा है, वो फ्रेंच को अपनी तरफ इनविटेशन दे रहा है कि हमारे साथ आइए, हमारे फेवर में आइए, हमारी हेल्प कीजिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर बर्मा को फ्रेंच का फेवर लेने की कहां से नौबत आ गई, या इसको ये कहां से लगा कि फ्रेंच हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इसका फायदा उठाने लग रहा था थाईलैंड। समझना, थाईलैंड कैसे? देखो, क्योंकि देखो म्यांमार उसी के नीचे वाली पार्ट में है, लाओस भी है, वियतनाम भी है, कंबोडिया भी है, थाईलैंड भी है। तो ये सारी टेरिटरीज नीचे की तरफ है, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। तो थाईलैंड क्या कर रहा था, जैसे एक तरीके से होता है ना कि मान लो सपोज करो एक ऐसा बंदा है, ए है, इसके दो दोस्त हैं बी और सी, लेकिन ये दोनों के दोनों बी और सी की आपस में नहीं बनती है, बी की और सी की आपस में नहीं बनती है, लेकिन ए है वो दोनों का फ्रेंड है। तो जिस दिन सी के साथ लड़ाई होगी, ए की लड़ाई सी से होगी, तो ये बी को बुला लेगा, तो ये दो लोग हो जाएंगे। जिस दिन ए की बी के साथ लड़ाई होगी, उस दिन ये सी को बुला लेगा। ऐसा ही सेम काम यहां पे कर रहा है थाईलैंड क्योंकि फेवर में है फ्रेंच का, ये ब्रिटिशर्स का भी अलाई है,
दोनों तरफ से लाइए। जिस दिन ये लगता है कि थाईलैंड फ्रेंच के ऊपर हावी हो, जिस दिन थाईलैंड को लगता है कि फ्रेंच को मुझे यहां से भगाना है, तो वो उस दिन हेल्प ले लेते हैं ब्रिटिशर्स की। जब थाईलैंड को ये लगता है कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को भगा देना चाहिए, तो ये फ्रेंच की हेल्प ले लेते हैं। मतलब ये दोनों तरफ से डबल गेम खेल रहे हैं, इधर भी इधर भी। ऐसे बहुत सारे आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हो, एक टाइम पे आप दो लोगों को अलग अलग ट्रीट करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। थाईलैंड कभी फ्रेंच की हेल्प ले रहे हैं, कभी ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो फ्रेंच की हेल्प ले लेते हैं, फ्रेंच आते हैं तो ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं। यही हो सकता है कोई गुटरगु इन्होंने थाईलैंड ने बर्मा को बताई हो कि देख तू ऐसा गेम खेल सकता है कि फ्रेंच को बुला ले, ब्रिटिशर्स आपकी टेरिटरी कैप्चर करना चाहते हैं तो आप फ्रेंच को बुलाओ। अच्छा ऐसा है। ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है लॉर्ड डफरिन को, और डफरिन को जैसे ये इंफॉर्मेशन मिली तो इनको तो बहाना चाहिए था कि हम कैसे भी करके बर्मा पे अटैक करें और उसको तोड़ें। यही रीजन बनता है हमारे पास में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर जो कब होती है 1885 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से बर्मा का एनेक्सेशन कर दिया, पूरी तरह से बर्मा को तोड़ दिया और अपने कंट्रोल में ले आया, अपने फेवर में ले लिया। पॉइंट क्लियर हो गया। बर्मा 1885 में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया और पूरी तरह से एनेक्सेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, लॉर्ड डफरिन ने किया ये सब कि भाई अब बहुत हो गया आपका। हम जब तक ये मान रहे थे कि सोचते चल रहे थे कि चलो ठीक है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे हो तो अब आपको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आपको पूरी तरीके से हम खत्म करते हैं। बर्मा अब नहीं है, वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एनेक्सेशन ऑफ बर्मा किस तरह से होता है। फिर हम देखेंगे आगे चल के, अब हमें देखने को मिलेगा 1937 में कि ये पूरी तरह से बर्मा को एक सेपरेट प्रोविंस बनाएंगे कि हाँ भी ठीक है आप सेपरेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अलग रहना चाहते हो आप अलग रहिए, आपको तोड़ के अलग बनाया जाता है। यहाँ पे जो भी लोग होंगे उनको सबको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करेगा उनको उठा के बर्मा में भेज दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट, ठीक है। 1948 में ये इनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर देते हैं। और इस तरीके की कहानी हम आगे चल के देखेंगे 1857 के बाद में क्या होता है, किस तरीके की यहाँ प्रोसेस होती है उसके बारे में। पॉइंट क्लियर। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँ तीनों के तीनों वॉर्स को, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास होती है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर जो करवाने वाले कौन है, लॉर्ड आर्महर्स्ट है, ठीक है। यहां से ट्रीटी निकल के आती है, ट्रीटी ऑफ यानदबू, ट्रीटी ऑफ यानदबू, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। सेकंड होती है हमारे पास में एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, आप इस तरीके से नोट कीजिएगा। ये करवाता है लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। यहां पे कुछ टेरिटरीज ली गई थी, जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो अराकन वाला पार्ट लिया गया था, ठीक है, एंड सो ऑन। सेकेंड है डलहौजी, इसने साउथ वाली टेरिटरी को कैप्चर किया, साउथ में पेगू है, पेगू उसको। तीसरी है हमारे पास में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, इसमें हमारे पास किस कौन आया, दैट इज डफरिन, लॉर्ड डफरिन। इन्होंने पूरी तरीके से एनेक्स कर दिया बर्मा का, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, ये है हमारे पास में एनेक्सेशन ऑफ बर्मा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।